स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे एनसीईआरटी टॉपिक्स बाय आरव। तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 14 केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो लेट्स स्टार्ट इट। इलेक्ट्रिसिटी हम बात करते हैं सबसे पहले केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से पहले हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी देखो, जब भी इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी होती है जो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करती है, ये हम 6-7 में पढ़ चुके हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी की क्या होता है, कुछ इफेक्ट्स होते हैं। एक इफेक्ट होता है, 2 इफेक्ट होता है, 3 इफेक्ट होते हैं। हीटिंग, ये दोनों इफेक्ट तो हमने 6 और 7 में पढ़े थे, लेकिन थर्ड इफेक्ट था ना, वो हमने 8वीं के लिए छोड़ दिया, मैग्नेटिक इफेक्ट है ना। अरे यार, और ये केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट का नाम तो सुना था हमने, लेकिन हमने से फिर बड़ा नहीं हमने तो। लेकिन हम पहले बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट में होता क्या है। जब भी कोई वायर ट्रैवल कर रहा होता है ना इलेक्ट्रिसिटी को लेकर, तो वो हीट प्रोड्यूस करता है। जैसे अगर आपने एक बल्ब को दिखाओगे ना, बल्ब में, पहले के बल्ब में, अभी तो अलग तरह के बल्ब आ गए हैं, पहले के बल्ब में ये फिलामेंट था एक, जैसे भी मैं एक सर्कल बनाता हूँ, ये एक फिलामेंट है, इमेजिन करो एक फिलामेंट है। ये फिलामेंट बना है, फिलामेंट ये बना है टंगस्टन का। किसका बना है? ये टंगस्टन का। और जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है ना इसमें से, तब ये हीट होता है, और जब ये हीट हो जाता है वो रेड हॉट होता है, और रेड हॉट होने के बाद ग्लो करता है, जिसकी वजह से हमको लगता है कि बल्ब ग्लो कर रहा है। तो असल में वो फिलामेंट ग्लो कर रहा होता है। उसके मैग्नेटिक इफेक्ट में क्या होता है कि उसकी एक मैग्नेटिक फील्ड आती है। मैग्नेटिक फील्ड मतलब जब भी कोई एक करंट इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड आती है। और फिर ऐसे अगर आप करोगे ना, एक कॉइल लोगे, कॉइल, जैसे अगर आपने एक सोलोनाइड क्या होता है, ऐसे कॉइल कहते हैं, इस कॉइल को कहते हैं सोलोनाइड है ना। सोलोनाइड लोगे और ये सोलोनाइड के बीच में अगर आप एक ही बार ऑफ सॉफ्ट आयरन लिख दोगे ना, बार ऑफ सॉफ्ट आयरन, और फिर इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे यहां से, ये एक स्विच है, ठीक है ना, स्विच है। अब मैंने स्विच को ऑन किया, ये स्विच ऐसा बनता नहीं है बस, तो फिर भी चलो कोई बात नहीं, मैं क्लियर में आपको समझ में आ जाए। स्विच है, अब स्विच को हमने ऑन किया, तो जब जो ये सॉफ्ट आयरन का पीस, सॉफ्ट आयरन है ना, वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। और अगर आप इसके पास आयरन की फाइलिंग्स लाओगे ना, आयरन की फाइलिंग है सपोज, तो ये अट्रैक्ट करेगा और इसके ऊपर चिपक जाएंगी इस पे। तो ये होता है मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। और केमिकल इफेक्ट्स अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, तो हम पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले केमिकल इफेक्ट्स पढ़ने से पहले हमें 2 चीजें जाननी पड़ेंगी, कंडक्टर और इंसुलेटर। में पता है आपको सब पता होगा, इंसुलेटर और कंडक्टर। तो फिर भी हम इसे रिवाइज तो कर देना। देखो, कंडक्टर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और ये होते हैं जो रेजिस्ट करते हैं। रेजिस्ट नहीं कर सकते, मतलब डू नॉट कंडक्ट, जो कंडक्ट नहीं करते हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कंडक्टर भी 2 तरह के होते हैं। क्यों? देखो, एक अंदर कुछ हम आर्टिफिशियली ऐसी कंडीशंस बना सकते हैं जिसके अंदर मोर सब्सटेंसेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। हम ऐसी आर्टिफिशियली ऐसे हम कंडीशंस बना सकते हैं। इसीलिए अगर हम क्लासिफाई इनको कंडक्टर और इंसुलेटर में करेंगे ना, तो सही नहीं रहेगा, क्योंकि मोस्ट सब्सटेंसेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं अपने सूटेबल कंडीशंस में। हम ऐसी कंडीशन बना सकते हैं जिनमें मोस्ट सब्सटेंसेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इसीलिए हमने कंडक्टर को भी 2 क्लासिफाई कर दिया है, गुड और बैड। ऐसे कंडक्टर तो बुरी तरह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा कम। ऐसे अगर आप कोई भी एक सब्सटेंस लो जो बैड कंडक्टर है, तो क्या करेगा, बल्ब से कनेक्ट करोगे तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा ढंग से, लेकिन वो कंडक्ट कर रहा होगा इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन बल्ब ग्लो नहीं कर रहा होगा। क्यों? वो एक अच्छे से कंडक्ट नहीं कर रहा। जैसे लेमन जूस है, वो अच्छे से कंडक्ट, वो भी एक कंडक्टर है, ठीक है, लेकिन वो इतना भी कुछ खास अच्छी तरह से नहीं करता। और अगर आपको डिस्टिल्ड वाटर, हम जानते हैं कि वाटर एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन अगर डिस्टिल्ड वाटर लोगे ना, डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, तो वो बैड कंडक्टर हो गया, ये गुड कंडक्टर हो गया। जैसे आयरन, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है। ये उसके बाद अब हम
आगे एक और चीज, इंसुलेटर कंडक्टर हो गया, गुड बाय कंडक्टर हो गया। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है हम डिस्कस करते हैं। एक मेजर मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है एक एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू कैरी करंट। एक सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, मेजर ऑफ एबिलिटी, कितनी नहीं एबिलिटी उसकी कितनी है, एबिलिटी, मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू कैरी करंट, टू कैरी इलेक्ट्रिसिटी। इट इज अ मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू कैरी इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये समझ में आया। उसके बाद हम अगर सपोज एक मस्ट हम क्या लेने वाले, देखो आपको बताऊं, जैसे हमने एक एक्टिविटी करेंगे हम डिस्टिल्ड वाटर के साथ, जिसमें हम एक सेल लेंगे, उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा ना उसे एक वायर से कनेक्ट करेंगे और इसके अंदर रख देंगे। अब एक डिस्टिल्ड वाटर है, इसके अंदर नेगेटिव टर्मिनल को भी रख देंगे। तो अब देखोगे कि और यहाँ पे एक बल्ब भी कनेक्ट कर देंगे, बीच में यहाँ पे एक बल्ब है ना, तो देखोगे कि बल्ब ग्लो नहीं करेगा। क्यों? डायग्राम सही से नहीं बना, कोई बात नहीं, समझ तो आ रहा है ना। बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि डिस्टिल्ड जो वाटर होता है ना, जैसे आपको बताया मैंने, डिस्टिल्ड वाटर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, तो इसीलिए वो ग्लो नहीं करा बल्ब। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि वाटर क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद इसी वीडियो में। अब देखो, अब कुछ हम इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करते हैं। कुछ टर्म्स होती हैं जो हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम करते हैं यूज। देखो, टर्म नंबर 1 आयंस, सेकेंड टर्म इलेक्ट्रोलाइट, अरे यार इलेक्ट्रोलाइट्स। थर्ड टर्म नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, ये तो आप समझ गए होंगे, इसका उल्टा होगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। फोर्थ टर्म इलेक्ट्रोलाइसिस। अभी अब देख के डरो मत कि मैं सब समझा दूंगा आपको। इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, ये कुछ 5 टर्म्स हैं जिनको हमको पढ़ना है। पहले हम बात करते हैं आयंस की। वैसे हम जानते हैं कि एक एटम होता है जिसके अंदर 3 चीजें होती हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ये हम जानते हैं, हमको ज़्यादा पता नहीं इसके बारे में, लेकिन फिर भी हम जानते हैं। तो हम ये भी जानते हैं कि प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज होता है इसके पास, न्यूट्रॉन के पास न्यूट्रल चार्ज होता है, सब लोग जानते होंगे 8वीं क्लास के। इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो कभी कभार जैसे हम ये भी जानते हैं कि एटम दिखता कैसे है, ऐसा एक रिंग्स टाइप, जो भी आप कहते हो, शेल्स होती हैं इनकी। तो जो आपको ऑर्बिट दिख रहे हैं ना, ये ऑर्बिट, इन्हें हम शेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? शेल्स। और इन शेल्स के भी नाम है। देखो, ये के शेल होती है, ये एल शेल होती है, ये एम शेल होती है। और इनके अंदर फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इनके अंदर ऐसा नहीं कि कहीं भी कितने भी इलेक्ट्रॉन डाल दो, कुछ फिक्स्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही आता है। जैसे के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे। ऐसे ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉन निकालने का। जैसे जो केशल होता है ना, केशल, उसका जो एन मतलब नंबर है केशल का, वो 1 है, एल शेल का 2 है, एम शेल का जो नंबर है वो 3 है, क्योंकि 3rd नंबर पे आती है वो। तो ये 2n² से आप निकाल सकते हो। 2n² का मतलब 2 इंटू n क्या है, 1 का स्क्वायर। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 2। तो केशल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ऐसे एक फॉर्मूला होता है 2n², इसे आप निकाल सकते हो, इसे नोट कर लो आप, 2n²। ठीक है, तो इसमें फिक्स नंबर इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना। अब हम क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन प्लेस करने वाले हैं। सपोज आप इमेजिन करो कार्बन, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है। अब एटॉमिक नंबर 6 है ना, तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, एटॉमिक नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? Z से। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब अभी हम न्यूट्रल, अभी इसमें कोई चार्ज नहीं है ना, अभी ये एटम न्यूट्रल है। तो हम जब एक न्यूट्रल एटम होता है ना, इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम,
इन केस ऑफ न्यूट्रल, अगर ये बात मैं सिर्फ न्यूट्रल एटम का लेकर जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल एटम के केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब न्यूट्रल एटम के केस में नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सिर्फ एक न्यूट्रल एटम के केस में। तो वैसे ही अब इसका एटॉमिक नंबर क्या है 6 है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 6। तो अभी हम के शेल में 6 इलेक्ट्रॉन प्लेस कर देते हैं, 1 2, तो कैसा होता है क्या, नहीं, क्योंकि के शेल में मैक्सिमम 2 प्लेस कर सकते हैं, 6 प्लेस नहीं कर सकते। तो हमने 2 प्लेस किए, अब कितने बच रहे हैं 4, तो हमने यहाँ पे 4 1 2 3 4 कर दिए प्लेस। अभी ये है किसी काम का नहीं हटा दो, ठीक है, 4 प्लेस कर दिए हमने। अब देखो सपोज अब क्या हुआ, अभी ये सिंपल सी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। अब एक दूसरा एक एटम है, एक और एटम भाई साहब, और वो एटम किसी और का है, वो ऑक्सीजन का एटम है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। 8 इलेक्ट्रॉन होंगे ना इसमें, तो पहला इलेक्ट्रॉन नंबर 1 2 डाले, क्योंकि केशल में मैक्सिमम 2 आएंगे। अब बचे कितने 6, तो 1 2 3 4 5 6। अब बोलोगे मैंने एल शेल में इतने क्यों डाल दिए, क्योंकि एल शेल में तो जो टोटल कैपेसिटी वो 8 की है, लेकिन मैंने तो 6 डाले हैं सिर्फ, ठीक है। तो ये एक ऑक्सीजन का एटम है। सपोज इसने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन दान दे दिया, मतलब छोड़ दिया, तो क्या छोड़ दिया इलेक्ट्रॉन, तो अब यहां पे एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो क्या इलेक्ट्रॉन कम कर दिया इन्होंने ऑक्सीजन ने। अब ये इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन एक क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन अगर सपोज इस कार्बन ने गेन कर लिया, क्या कर लिया, इस कार्बन ने गेन कर लिया, ये इलेक्ट्रॉन यहां से कार्बन में आ गया। मैं रेड से उसे कर रहा हूं जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, जो एक्स्ट्रा आ गया ना बाद में, वो मैं रेड से नोट कर रहा हूं। तो ये क्या है, एक एक्स्ट्रा है, ठीक है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो अभी इसका ऊपर एक चार्ज आ गया, मतलब अगर कभी भी कोई एटम गेन करता है, गेन या फिर लूज करता है इलेक्ट्रॉन, गेन या फिर लॉस होता है किसका, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तब वो एक आयन बन जाता है। क्या बन जाता है वो, आयन। तो मतलब चार्ज स्पीशीज आर नोन एज आयन। तो इसमें कौन सा चार्ज हो गया, कार्बन में कितना चार्ज हो गया, माइनस का चार्ज हो गया। कैसे बताया मैंने, तो जब भी, अब देखो, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो हम उसे कहते हैं कैटायन, और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है हम उसे कहते हैं एनायन। तो अब इस कार्बन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया ना, तो ये क्या है, एक एनायन है, एक क्या है, एक एनायन है। और एनायन हमेशा ना, एनायन हमेशा नेगेटिव चार्ज रहता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, और कैटायन हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो जो कार्बन है ये नेगेटिवली चार्ज आ गया। अब ये कंफ्यूज मत होना कभी, इसलिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं कि सपोज अगर यहां पे लिखा हमने ऑक्सीजन 2+, तो ये ऊपर का है ना ये चीज, ये दिखाती है चाहिए, मतलब इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। अभी इसे 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, इसका मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तभी तो 2 इलेक्ट्रॉन अक्सर चाहिए ना इसे। तो ये एक सिंपल सी ट्रिक है ताकि आप इसे कभी कंफ्यूज ना हो। और ये चीज तो भाई बड़े बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, तो इससे ध्यान रखना, लूजेस अगर लूज कर रहा है तो कैटायन है, और अगर गेन कर रहा है तो वो एनायन है, ठीक है। और एनायन में नेगेटिव चार्ज और कैटायन में पॉजिटिव चार्ज। अब देखो गेन है ना, गेन कर रहा है तो उसे कितने चाहिए, अब यहाँ पे भी चाहिए निकाल, चाहिए लगाओ, यहाँ पे चाहिए, गेन कर लिए उसने सपोज 1, जैसे कार्बन के साथ हुआ था, कार्बन ने गेन कर लिया, तो अभी उसे कितने चाहिए, एक कम चाहिए ना, एक कम चाहिए, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक नेगेटिव है, और नेगेटिव आ गया तो मतलब एनायन है, ठीक है। ये एक ट्रिक थी आपको याद करने की, अपने आप इसको याद भूल ना कभी आप। तो ये आयन समझ में आया, समझ में आया तो इस वीडियो को अभी कभी लाइक करो, अगर आपको लाइक नहीं किया, और कमेंट्स में बताइए कि हाँ हमको समझ आया, ताकि मेरे को समझ आए कितने लोगों ने इस समय तक वीडियो देखी और कितने लोगों को समझ आया। अब देखो, अभी तो सिर्फ आयन ही कंप्लीट हुआ है, अभी तो कितने 5 थे ना, 5 में सिर्फ आयन खत्म हुआ है ये अपना। अभी इलेक्ट्रोलाइट्स बच रहे हैं,
और अभी बहुत सारे। देखो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की। देखो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। अब देखो जब भी सपोज एक केमिकल कंपाउंड है, अभी चलो मैं आपको अभी कोई केमिकल कंपाउंड नहीं समझा रहा, चलो कोई भी एक एक्स कंपाउंड है, एक्स नहीं जरा। अच्छा देखो कंपाउंड है, कंपाउंड एक कंपाउंड है, हमने क्या किया, किसी एक सोल्यूशन में डाला, किसे डाला सोल्यूशन में, किसी चीज का भी सोल्यूशन, पानी का, किसी चीज का भी, जरूरी नहीं कि पानी का हो। और जब हमने सोल्यूशन में डाला ना, तो ये जो कंपाउंड था ना, ये आयोनाइज हो गया। क्या हो गया? आयोनाइज हो गया। आयोनाइज का मतलब अपने आयंस में टूट गया। जैसे अगर हमने कॉपर सल्फेट लेते हैं, कॉपर सल्फेट ये तो होता है CuSO4, कॉपर सल्फेट ले रहे हैं, और अगर हमने उसे डाला वाटर में, तो क्या होगा, कॉपर सल्फेट टूट जाएगा अपने आयंस में, कॉपर प्लस सल्फेट माइनस। अगर हमने एग्जांपल लिया NaCl का, NaCl को हमने डाला वाटर में, तो ये टूट जाएगा अपने रिस्पेक्टिव आयंस में, Na और Cl। अब मैंने कहा था कि डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करता, मैं बताऊं। डिस्टिल्ड वाटर में क्या होता है, सॉल्ट, जो डिसॉल्व्ड सॉल्ट होते हैं ना, वो नहीं होते हैं। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए आयंस की जरूरत होती है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए किसकी जरूरत होती है? आयंस की। और आयंस कहां से आएंगे? जब सॉल्ट्स पानी में जाएंगे और आयोनाइज हो जाएंगे। जब सॉल्ट्स होंगे पानी में तब वो आयोनाइज हो जाएंगे, और आयोनाइज हो जाएंगे तो उस चीज सब्सटेंस में आयन आ जाएंगे। आयन आ जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो डिस्टिल्ड वाटर में सॉल्ट्स नहीं होते, सॉल्ट्स नहीं होते तो आयोनाइज नहीं होंगे, सॉल्ट्स आयोनाइज नहीं होंगे तो आयंस नहीं होंगे, आयंस नहीं होंगे तो नो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी। इसीलिए ये एक चेन है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाती। ठीक है, तो ऐसे सोल्यूशन, अगर सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है ना वाटर में, सोडियम क्लोराइड का, तो हम उसे कहेंगे एक्वस सोल्यूशन। एक्वस, AQUEOUS, एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। पानी में सोल्यूशन कहेंगे एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये थे इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स आर केमिकल कंपाउंड्स हुज मॉलिक्यूल्स आयोनाइज इनटू पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड। मैंने कहा था ना, ये सी देखो, ये Na प्लस, ये माइनस, ऐसे था ना, CO प्लस, SO माइनस। ठीक है, ये हो गए इलेक्ट्रोलाइट्स। अब हो गया नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, अब देखो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो आयनाइज हो जाते हैं, लेकिन क्या बात करते हैं कि कुछ ग्लूकोज की बात करते हैं। ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज के आयंस है। चलिए ग्लूकोज छोड़ दो, ये एक सब्सटेंस है जिसे हमने, एक बीकर है, उसमें क्या है, H2O, पानी है, पानी है, पानी में है, पानी है, इसे हमने डाल दिया इसमें, तो क्या हुआ, ये आयोनाइज नहीं हुआ, अपने मॉलिक्यूल्स में रहा। ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल्स है और मॉलिक्यूल्स आयन में नहीं टूटे, तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं है। इलेक्ट्रोलाइट होता है जो टूट जाता है अपने आयंस में, लेकिन ये नहीं टूटा, तो क्या है, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट, उल्टा है इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक है, जैसे ग्लूकोज हो गया, एल्कोहल हो गया, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स आर केमिकल कंपाउंड्स व्हिच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। जैसे अगर आप पानी में नमक डाल दोगे ना, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, और अगर आप नमक की जगह चीनी डाल दो, चीनी, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि चीनी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। वैसे अगर आपको घर में इलेक्ट्रोलाइसिस करना हो ना, इलेक्ट्रोलाइसिस, तो मैं आपको तरीका बताऊं। आप एक बीकर लो, मतलब कोई भी ग्लास लो, कांच का, है ना, समझ में आ रहा है, बस मैंने भी ट्राई किया था इसमें। ठीक है, ये ग्लास लो, उसमें पानी डाल दो, नॉर्मल पानी। अरे ये क्या हुआ, उसमें पानी डाल दो, पानी, उसके बाद उसमें क्या करो, 3-4 चम्मच नमक डाल दो, क्या करो, नमक, NaCl डाल दो। उसके बाद उसमें आप क्या करना, एक बैटरी लेना, बैटरी, और
अगर आपको इस बैटरी की कुछ ज्यादा ही बैटरी आए तभी यूज करना, वरना अगर काम की बैटरी हो ना तो इसे यूज मत करना। बैटरी को कनेक्ट करना क्लिप से, और क्लिप्स में लगा देना 2 कार्बन रॉड। और वो कार्बन रॉड कहाँ से आएगी? सेल को फाड़ के। मैंने ट्राई किया था, अगर आपके फालतू का सेल पड़े ना उसमें से कार्बन रॉड निकाल लेना। बहुत, मैं बता रहा हूँ पहले बहुत कचरा होने वाला है, काला काला हो जाएगा पूरे में, लेकिन मजा आएगा बता रहा हूँ मैं। कार्बन रॉड लेने के बाद इनको कार्बन रॉड को बीकर में डालना, तो करना बीकर में डालना इस तरह, और बीकर में तो पानी है ना। बीकर क्या मतलब? इस कांच ग्लास में डालना जिसमें नमक है, याद रखना ये कांच ग्लास में डालना है जिसमें नमक है, नमक होना चाहिए। ये जो हमने अपार्ट चुना है ना, अपार्ट इसको डाल देना, इसमें पूरे को मत डालना, सिर्फ कार्बन रॉड को डालना है, इतना इतना। और उसमें नमक होना चाहिए, नमक होगा तो आयंस होंगे, आयंस होगा तो क्या होंगे? जो Cl आयंस होंगे ना इधर आ जाएंगे, Cl आयंस और Na आयंस इधर आ जाएंगे। क्यों? ये पॉजिटिवली चार्ज है ना, तो नेगेटिवली चार्ज इधर आ जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो ऐसे नेगेटिवली चार्ज पॉजिटिव की तरफ जाएंगे और पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिव की तरफ जाएंगे, ऐसे। मैंने उल्टा बता दिया, सॉरी, है ना। ओके, समझ में आ गया। अब चलो, अभी मैं बताया उसे भूल जाना, आप बस एक्सपेरिमेंट टेस्ट करना कैसे, आप खुद देखना कहाँ पे क्या आता है। ऐसे आप और भी चीजों से एक्सपेरिमेंट करते हो, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में भी कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोड्स की। इलेक्ट्रोड्स, मैं आपको कहा था ना, वो कार्बन की 2 डालना निकाल के, वो इलेक्ट्रोड ही होती हैं, ठीक है। और वो जो आपको समझ भी नहीं आया होगा, मैंने क्या कहा कि वो क्लोरीन के आयन इधर आ जाएंगे, वो भी आपको अभी इसी में टॉपिक में समझाऊंगा आपको। देखो, अगर इलेक्ट्रोड क्या होती है? मेटल या फिर मेटल रॉड्स या फिर मेटल की प्लेट्स जिनमें से करंट एंटर करता है या फिर निकलता है। जैसे देखो, ये एक बीकर है, ये एक मेटल की प्लेट है, गोल्ड की ले लो, किसी चीज की भी ले लो, कॉपर की ले लो, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी आई अंदर पानी से होते हुए, तो पानी क्या मतलब जो भी सब सॉल्यूशन है उससे होते हुए गई, तो इन्हें हम कहेंगे इलेक्ट्रोड्स। ये ऑटोमेटिक शेप हो रखा है ना, ये बहुत दिमाग खराब कर रहा है मुझे। इन्हें कहेंगे हम इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। अभी मैं सब मिटा देता हूं। अब देखो, ये मेटल की रॉड्स होती है ना, ये 2 तरह की होती हैं। पहले मैं इसको डायग्राम बनाता हूं अच्छे से यहाँ पे। ये रहे इलेक्ट्रोड्स। ओके, तो 2 तरह की होती हैं, कैथोड, एनोड। अरे ये वो कैटायन एनायन जैसी नहीं है, कैटायन एनायन थोड़ा अलग थे इसमें, ठीक है। लेकिन इनमें रिलेशन है। अब देखो, जो कि नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है ना, नेगेटिव टर्मिनल, जो इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ये वाली, वो होती हैं कैथोड। और जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है ना, वो होती हैं एनोड, ठीक है। थोड़ा उल्टा है एनायन कैटायन से। अब देखो, जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है आपको बताया नहीं ना, इलेक्ट्रोलाइसिस। अब देखो, मैं आपको बताऊंगा, पहले इलेक्ट्रोलाइसिस डिस्कस कर लेते हैं हम। जब मैंने आपको बताया था ना कि Na और Cl वो आयोनाइज हो जाते हैं, आयोनाइज। तो जब ये जो आयोनाइज होते हैं ना, जो अभी आयोनाइज होते हैं ना, तब उनका एक इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, इलेक्ट्रोलाइट, उसका डिकम्पोजिशन होता है। जो सब्सटेंस गया था ना, जैसे NaCl के यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है, तो इस इलेक्ट्रोलाइट का एक डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है। डिकम्पोजिशन मतलब यही आयोनाइजेशन होता है इसका, ठीक है। और ये 2 अलग अलग तरह के अपने 2 मतलब रेस्पेक्टिव आयंस में टूट जाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड टूट जाता है, जैसे देखो मैं पूरा बोलता हूं। व्हेन सोडियम क्लोराइड इज pass through a aqueous solution of when electricity is passed through a aqueous solution of common salt, it decomposes the chemical compound sodium chloride into sodium and chloride ions। देखो मतलब अगर एक बीकर है, उस बीकर के अंदर क्या है,
NaCl है, लेकिन उसका एक्वस सोल्यूशन है। क्या है? NaCl का एक्वस सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन है। अब वो जो जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास होगी ना, इलेक्ट्रिसिटी इसमें से ऐसे नहीं आएगी, कैथोड एनोड की मदद से आएगी। जब इलेक्ट्रिसिटी में से पास होगी तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ना तो Na और Cl टूट जाएंगे इस तरह। तो इसे कहते हैं डिकम्पोजिशन, और इसी प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। अब जब ये इलेक्ट्रिसिटी पास होगी ना तो क्या होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइसिस। जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगा ना तब उसमें Na और Cl दोनों आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? Na और Cl। ठीक है, Na और Cl। अब Na क्या है? यहां पे Na एक केटायन है या फिर एनायन है? ऊपर चलते हैं। मैंने क्या बताया था? अगर पॉजिटिव चार्ज है मतलब एनायन, मतलब पॉजिटिव चार्ज है मतलब केटायन, और अगर मतलब क्लोरीन एक एनायन है और Na एक केटायन है, तो Na होगा ना, Na वो केटायन कैथोड से चिपक जाएगा और एनायन एनोड से चिपक जाएगा। ऐसे ही तो क्या होगा? कुछ ऐसा हो जाएगा। ये इलेक्ट्रोड है, ये भी इलेक्ट्रोड है। अब मैं पूरा डायग्राम नहीं बनाना, सिंपल सी इलेक्ट्रोड्स बना रहा हूं। यहां पे ये कनेक्टेड है नेगेटिव, देखो ये कनेक्टेड है पॉजिटिव से और ये कनेक्टेड है नेगेटिव से। यहाँ पे आ जाएंगे Cl, रुको मैंने सही तो किया ना, Cl यहाँ पे आ जाएंगे Na ऐसे इधर आ जाएंगे Na, ये एक तरफ ऐसे सेपरेट हो जाएंगे। तो ये होता है इलेक्ट्रोड से काम, और ये इन पूरे प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, ये आप समझ गए। हमने देखो क्या क्या डिस्कस कर लिया, इलेक्ट्रोलाइट डिस्कस कर लिया, नॉन इलेक्ट्रोलाइट डिस्कस कर लिया, इलेक्ट्रोलाइसिस डिस्कस कर लिया, इलेक्ट्रोड डिस्कस कर लिया, तो सब पूछ हो गया। ठीक है, ये मैंने सब डिस्कस कर लिया। अब देखो अभी चैप्टर ज्यादा नहीं बच रहा, छोटा सा ही बच रहा है चैप्टर, काम थोड़ा ही बच रहा है। अब हम पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। अभी तक हमने जो हम चैप्टर का नाम इफेक्ट्स तो पढ़ा ही नहीं, हुआ था क्या है, ये हमने एक दो कुछ इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ लिया, लेकिन अब हम इफेक्ट्स पढ़ने वाले हैं। अब देखो वाटर है, वाटर, और वाटर में थोड़ा सा NaCl है। जब हमने उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास किया तब क्या हुआ? वो हाइड्रोजन गैस है ना, वो और ऑक्सीजन गैस में टूट गया, और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर जमा हो गई, क्योंकि जो H2 होता है ना, H2O, तो हाइड्रोजन का होता है पॉजिटिव और ऑक्सीजन होता है नेगेटिव। तो हाइड्रोजन एक केटायन है, और केटायन क्या होता है? कैथोड के पास, और ऑक्सीजन का एक एनायन है, तो हो गया एनोड के पास। ठीक है, तो इसे कहते हैं कुछ इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हम आगे देखते हैं। अच्छा, अब अगर आप नमक बहुत सारा डाल दोगे ना, पता क्या होगा? ये वाटर की जगह पे नमक इलेक्ट्रोलाइट करेगा। तो वाटर, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? अभी यहाँ पे वाटर टूट रहा है, लेकिन अगर नमक बहुत सारा डाल दोगे तो नमक टूटेगा, नमक इलेक्ट्रोलाइट होगा। अब देखो आप इसमें क्या देखने वाले हो? कुछ बबल्स फॉर्मेशन होगी, बबल्स, खुद देखना आप, बबल्स फॉर्म होंगे। सेकंड, आप थोड़ी देर बाद देखोगे कि चेंज कलर होगा। मैं देखो जो एक इलेक्ट्रोड है ना, इलेक्ट्रोड, तो उसके ऊपर कुछ डिपोजिशन हो जाएगा। अगर आप इलेक्ट्रोड के रूप में एक सिक्का डालोगे ना, सिक्का, तो आपको समझ आएगा कि सिक्के पे से कुछ उतर गया है या फिर सिक्के पे कुछ जमा हो गया है। तो सिक्का कॉपर का होता है, जिसका भी कॉपर का होता है ना, तो कॉपर उतर के दूसरे पे आ गया है, दूसरे इलेक्ट्रोड पे, या फिर उस पे कुछ जमा हो गया दूसरा कॉपर का, कुछ दूसरा सब्सटेंस। अगर ठीक है ना, ऐसा अगर आपने एक प्लेट गोल्ड की ली, अच्छा नहीं गोल्ड, अरे एक प्लेट गोल्ड की ली, एक प्लेट कॉपर की ली, क्या हो सकता है कि कॉपर पे से कॉपर उतर जाए, कॉपर उतर के गोल्ड पे आ जाए, या फिर गोल्ड उतर के कॉपर पे आ जाए। तो ये होते हैं कुछ इफेक्ट्स। तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग का लिए काम आता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम देखते हैं, और कलर का चेंज होगा, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर होगा। अगर आप आलू के ऊपर इलेक्ट्रोलाइट करोगे ना तो वो ग्रीन कलर का हो जाएगा आलू, जैसे आपने कहीं यूट्यूब वीडियो पे भी देखा होगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइसिस का कुछ यूजेस भी देख लेते हैं। अब देखो मिनरल्स को अगर हम उनके ओर से निकाल रहे हैं ना, ओर्स, तो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है।
जैसे अगर मोल्टन सोडियम क्लोराइड ना, सोडियम क्लोराइड को मोल्टन रूप है सोडियम क्लोराइड का, उनमें से इलेक्ट्रोलाइट करेंगे ना तो सोडियम अलग हो जाएगा, क्या जाएगा, सोडियम अलग हो जाएगा, सोडियम निकाल लिया हमने, क्लोरीन अलग हो जाएगी, क्लोरीन गैस। एल्यूमिनियम और पोटेशियम को भी ऐसे ही निकालते हैं, और सोडियम को चाहिए था ना, क्लोरीन में चाहिए थी, गैस के रूप में आ जाएंगी। ठीक है, केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग करें, जैसे क्लोरीन ऑक्सीजन की, अच्छा क्लोरीन गैस की से हाइड्रोजन निकालते हैं, ऑक्सीजन निकाल लेते हैं। अच्छा ये क्या बोल रहा हूं मैं, अच्छा ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, इनके प्रोडक्शन के लिए इलेक्ट्रिसिटी जरूरी होता है, और वाटर के प्यूरिफिकेशन के लिए भी जरूरी होता है, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अगर आपने कभी देखा होगा, आपकी साइकिल का जो आयरन होता है ना, आयरन ऊपर जो आयरन लगा होता है, उसे आप हल्का सा कभी हट जाता है ना, तो देखो के अंदर तो काला है, कुछ और सब्सटेंस अंदर। कभी कभार ऐसा यही होता है, अंदर कुछ और सब्सटेंस होता है, उसके ऊपर किसी और चीज की कोटिंग होती है। जैसे अगर आप कार पे देखोगे ना, तो कार पे किसी और चीज की कोटिंग होती है, क्रोमियम की, जिसकी भी होती है, और उसके अंदर कोई और सब्सटेंस होता है। तो इसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग के वजह से ये कर पाते हैं हम। जैसे अगर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग देते हैं, हमने क्या किया, बीकर लिया, ठीक है, बीकर के अंदर हमने एक बैटरी ली, बैटरी ऐसे नहीं करना इस बार, बैटरी ली, बैटरी को की से कनेक्ट किया, और उसे हमने यहां पे ऐसे कर दिया, और यहां से ऐसे, यहां पे एक इलेक्ट्रोड, यहां पे एक इलेक्ट्रोड। अब ये इलेक्ट्रोड अलग अलग है, ये इलेक्ट्रोड कॉपर की है, ये इलेक्ट्रोड आयरन की है, ठीक है, ओके। और जो ये कॉपर सल्फेट है, क्या है, कॉपर सल्फेट, ओके। अब जब हमने इसे इलेक्ट्रिसिटी पास करी ना, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग डिस्कस करने वाले हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं है। कॉपर सल्फेट जो वाटर में डिसॉल्व है ना, वो पॉजिटिवली चार्ज कॉपर और नेगेटिवली चार्ज सल्फेट बन जाएगा, ठीक है। अब जब जो कॉपर के आयंस है, जो कैटायंस है ना, कैटायंस, वो तो क्या करेंगे, कैथोड की तरफ जाएंगे, कैथोड की तरफ जाएंगे ना। कैथोड क्या होता है, अभी हम डिस्कस कर रहे थे ना ऊपर, देखो कैथोड क्या होता है, मैं बार बार इसे दिखा रहा हूं ताकि आपको याद रहे। कैथोड, कैथोड क्या होता है, कोई कैथोड वो एक इलेक्ट्रोड होती है, हम जानते हैं कैथोड क्या होती है, इलेक्ट्रोड जो नेगेटिव टर्मिनल से होती है, जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होती है ना इलेक्ट्रोड, वो होती है कैथोड। नेगेटिव टर्मिनल कहाँ है इसका, ये ना नेगेटिव टर्मिनल, तो ये देखिए, ये कैथोड है, कैथोड है, ये एनोड है। तो जो फेरस की कैथोड है ना, उस पे कॉपर आयन जमा हो जाएंगे, क्योंकि कॉपर आयन जमा हो जाएंगे, और देखो यहां पे क्या होगा, सल्फ कॉपर की लेयर बन जाएगी इसके ऊपर, ठीक है। लेकिन एनोड की तरफ, जो एनोड है वहां पे सल्फेट के आयन नहीं आएंगे, वहां पे क्या होगा, जो कॉपर के आयन है ना, यहाँ पे जो कॉपर है, ये कॉपर की प्लेट है ना, ये कॉपर के आयंस अपने कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है ना, वो कॉपर एटम लूज करेगा। देखो मैं समझाना क्या चाहता हूं, जो कॉपर की जो ये एनोड ना, ये कॉपर के एटम से बनी है, और कॉपर के एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे अपने, ठीक है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना, ये कॉपर के आयन बना लेंगे, क्या बना लेंगे, कॉपर के आयन बना लेंगे, इस तरह कॉपर के आयन बना लेंगे कॉपर के। अब ये जो कॉपर के आयन है, इस पे जाएंगे, इस पे जाएंगे, इस पे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि कॉपर तो इस पे जाएगा ना, क्योंकि कॉपर क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, और पॉजिटिवली चार्ज कैथोड में जाता है, तो इस पे लेयर और गाढ़ी होती रहेगी, और गाढ़ी होती रहेगी, और गाढ़ी होती रहेगी, ठीक है, जब तक सारा कॉपर खत्म नहीं होता है ना, या फिर इलेक्ट्रिसिटी पास करना हमने बंद कर दिया, तब तक ही चलता रहेगा।
और सल्फेट आयंस कुछ नहीं करने वाले इसमें काम। और आयरन के ऊपर एक रेडिश ब्राउन, रेडिश, ये येलो कलर की बना दी मैंने, लेकिन असल में रेडिश ब्राउन कलर की होगी एक कोटिंग। तो आपने देखा, अब इसको हम डिस्कस करते हैं अच्छे से। ये हमारी कॉपर की प्लेट थी, आयरन की, इसके ऊपर रेडिश ब्राउन, इसके ऊपर क्या हो गया, रेडिश ब्राउन डिकम्पोजिशन हो गया इसके ऊपर कॉपर का। तो ऐसे ही क्रोमियम का डिकम्पोजिशन करते हैं और भी सब्सटेंस का। आयरन के ऊपर देखो, अंदर तो आयरन है, ऊपर कॉपर है, तो ऐसे ही और सब्सटेंस का भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, प्लेट लगा लेते हैं, ये अंदर फेरस, ऊपर कॉपर। तो ऐसे ही और सब्सटेंसेस में भी ऐसा ही होता है। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बहुत यूज होते हैं, जैसे गोल्ड, पूरा सब्सटेंस गोल्ड का बनाना तो भाई बहुत पूरा पैसा खर्च होता है, इसीलिए जो ज्वेलरी होती है ना, उसके ऊपर गोल्ड की और सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, प्रोटेक्शन। जैसे आयरन के ऑब्जेक्ट में ना, आयरन के ऑब्जेक्ट पे क्रोमियम की प्लेटिंग होती है, क्रोमियम की प्लेटिंग होती है, ठीक है। या फिर निकल की होती है, जिंक की होती है, क्योंकि कोरोड निकल जिंक कोरोड नहीं करते हैं, क्रोमियम निकल जिंक, ठीक है सर, नहीं वो कोरोड नहीं करते हैं, मतलब ब्रश उनमें कोरोजन नहीं होता उस पर। कार पार्ट्स, वाटर टैप्स, बाइसिकल हैंडल, मैंने बोला था ना, व्हील रेम्स, किचन यूटेंसिल्स, इनमें काम होता है, ठीक है। तो एक पूरे के ऊपर रिवाइज कर लेते हैं हम इस पूरे को। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, द मेजर ऑफ एबिलिटी टू कैरी इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट की केमिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस, डिकम्पोजिशन ऑफ, मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और उसके यूजेस क्या होते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, मैन्युफैक्चरिंग केमिकल्स, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई है तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के यूजेस क्या होते हैं, प्रोटेक्शन और डेकोरेशन, ठीक है। तो ये हमने पूरा चैप्टर डिस्कस किया। कितनी देर की वीडियो गई, 37 मिनट्स की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी ना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट करके ही आगे जाइए एंड देन मूव ऑन। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई होप यू विल सी माय अदर वीडियोस।